So, hello, Tectonic family. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So, let's get started. सो जिस तरह के आपको आज इस वीडियो का टाइटल देख के पता लग रहा होगा कि हमने आज किस चीज़ के रेलिवेंट हमने बात करनी है, किस चीज़ के रेलिवेंट हमने डिस्कशन करनी है। उस तरफ जाने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या किया देखा था कि ASP.NET कोर उसके रिलेटेड उसके बेसिक्स इंफॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका लेआउट किस तरह का होता है, उसमें जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमें किस तरह से चीज़ों को हमें डील करना पड़ता है वो था। उसके अलावा हमने उसमें वेब एपीआईज के बारे में बेसिक चीज़ देखी थी कि अगर हम किसी भी चीज़ के साथ रीडायरेक्शन करवाते हैं उसके एंड पॉइंट डिफाइन करके तो किस तरह उस पर हिट आती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसी चीज़ के रेलिवेंट उसमें एक टॉपिक था रेस्टफुल एपीआई, मतलब रेस्ट एपीआईज का। तो इस चीज़ के बारे में आज डिटेल वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको, अगर आप ASP.NET कोर में काम करना चाह रहे हो या कर रहे हो, तो आपको एपीआईज का पता हो कि एपीआईज होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सो पहला हमारे पास जो पॉइंट है डिस्कशन का, वो रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं इसके बारे में है। तो इंट्रोडक्शन टू रेस्ट एंड एपीआईज, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन इन दोनों को हम कंबाइनली यूज़ करते हैं। तो जो रेस्ट है वो स्टैंड फॉर होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ये एक ना आर्किटेक्चर होता है, एक स्टाइल होता है, एक डिज़ाइन होता है कि आप किस तरह किसी भी एपीआई को बनाते हो। मतलब उसका एक कोई एपीआई बनाने का एक स्ट्रक्चर, एक लेआउट तो होगा ना कि जिसके थ्रू वो काम करता है वो। तो जो एपीआई से हैं वो अलाउ करती हैं कि हमें किस तरह हमने कोई भी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हमने किसी भी एप्लीकेशन में दूसरी लेआउट, मतलब अगर हम बैक एंड पे एपीएस लिख रहे हैं तो फ्रंट साइड के साथ वो किस तरह उसका इंटरेक्शन होगा, वो चीज़ें देखनी होती है ना। तो ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे, मतलब एक उसका डिज़ाइन और एक उसकी रीडायरेक्शन, जो जो एपीआई होती है। एपीआई दरअसल होती क्या चीज़ है, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जो फ्रंट साइड है और जो बैक एंड साइड है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाना, मतलब एक रिलेशन पैदा करना कि वो किस तरह दोनों मिलके कोई काम करें, ये एपीआईज उनको कहते हैं। तो जो रेस्टफुल एपीआईज हैं वो एक मुकम्मल ना, एक उनके अंदर गाइडलाइन होती है, स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड पॉइंट्स का जिक्र किया था लास्ट वीडियो में। तो ये एंड पॉइंट्स हम इसमें डिफाइन करते हैं और हम साथ ये बता देते हैं कि ये एंड पॉइंट है तो ये किस तरह का HTTP मेथड होगा। मतलब कि गेट टाइप है, पोस्ट टाइप है, पुट टाइप है या डिलीट टाइप है। तो हम इस चीज़ में ना उन चीज़ को डिफाइन कर देते हैं। तो ये एक चीज़ तो ये होगी, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये ज़रूरी क्यों है एपीआई। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमने अपनी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम सर्विसेज जो बना रहे हैं, मतलब सर्विसेज मुराद कोई एपीआईज बना रहे हैं, तो उन एपीआईज को हम कैसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्केलेबल बना सकते हैं अपनी उस एप्लीकेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो ये उस लिहाज से एपीआईज हमारी बहुत ज़रूरी है और हम इनसे बहुत सारी चीज़ों के लिए रेलिवेंट हम काम ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है दूसरी पॉइंट की, अंडरस्टैंडिंग कंट्रोलर्स इन ASP.NET को। जिस तरह के मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंट्रोलर्स के बारे में बताया था कि ASP.NET कोर में कंट्रोलर्स क्या होते हैं, तो मैं इसमें भी बता देता हूँ। वो सेम चीज़ होती है कि हम इसमें APIs कंट्रोलर्स बनाते हैं और इसमें सेम एज इट इज़ वही चीज़ कि हम इसमें ना अपने APIs के एंड पॉइंट बता देते हैं कि वो किस तरह कोई भी रिक्वेस्ट जो आएगी उसको किस तरह हैंडल करे और उसके रिटर्न में क्या रिस्पॉन्स जाना चाहिए। वो हम जेसन रिस्पॉन्स भेज दें या कोई ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारी जो रिक्वेस्ट हमने लेनी, गेट करनी है या पोस्ट करनी है, कुछ भी उस लिहाज से। फिर सेम एज इट इज़ राउटिंग भी होती है इसमें, और वही सेम राउटिंग ASP.NET कोर में जो थी
वही इसी चीज़ का हिस्सा है कि हम जो मैपिंग करवाते हैं कि हमारी इनकमिंग जो रिक्वेस्ट होगी HTTP रिक्वेस्ट होगी वो कंट्रोलर से कंट्रोलर पे जब उसको हिट हो तो वो क्या एक्शन परफॉर्म करे, और उस एक्शन परफॉर्म होने के लिए उसको अगर कोई URL हमने दिया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल होम का इंडेक्स है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एक मेरे पास कंट्रोलर के अंदर ना एक मेथड है इंडेक्स का। अब उस इंडेक्स मेथड को API के अंदर मतलब ASP.NET कोर के अंदर तो किसी को कुछ भी नहीं पता होगा कि हमने इस मेथड के ऊपर किस तरह जाना है। तो राउटिंग हमें उस चीज़ में क्या हेल्प करता है कि हमने राउट डिफाइन कर देते हैं कि हाँ जब ये राउट मतलब ये कोई एक यूनिक URL जब हिट हो तो ही इस API तक कॉल आए, वरना अदरवाइज वो उसको हिट नहीं देगा। सही है। फिर उसके बाद आ जाती है कि हैंडलिंग HTTP मेथड। अब हम इसमें HTTP मेथड किस तरह हैंडल करते हैं, ये इसके दो अंदर ना मेन मतलब जो पॉइंट्स हैं तरीके हैं वो ये एक तो ये है कि राउट्स का, और दूसरा है हम कस्टमाइजेबल जो हम खुद कस्टम अपनी बनाते हैं कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग। मतलब राउटिंग ही है कि किस तरह वो रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी जो हमारी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर। तो तो हर एक मतलब रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये चीज़ देखनी होती है कि हम सर वो मतलब कोई अगर कोई मेथड हमने बनाया हुआ है मतलब कि कोई एक रेस्टफुल API है तो उसका पर्पस क्या है, अगर तो हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं मतलब गेट कर रहे हैं तो हम HTTP गेट का यूज़ करेंगे। अगर हम पोस्ट कर रहे हैं मतलब इंसर्शन हो रही हुई हमारे डाटा की डेटाबेस के अंदर जब जाना है तो हम उसके अंदर HTTP पोस्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह आगे पुट का भी वही मेथड है, और डिलीशन के लिए भी हम कोई खास या तो हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट करवा रहे हैं तो वो भी, या कोई एक यूनिक आइडेंटिटी मतलब कोई एक यूनिक ID की बिहाफ पे हमने कोई डिलीशन करवानी है अपनी तो उसके अंदर वो चीज़ देखी जाती है। फिर आ जाता है अगला हमारे पास पॉइंट रिटर्निंग जेसन रिस्पॉन्स। अब जेसन रिस्पॉन्स क्या है? जेसन रिस्पॉन्स ये हमारे पास हम जब कोई रिक्वेस्ट रिटर्न मतलब हिट करवाते हैं, अगर हमने कोई HTTP वर्ब यूज़ किया है जैसे गेट पोस्ट पुट या डिलीट, तो हमने जब उस तक हिट आई है अब हमें पता है कि हमने उस रिस्पॉन्स को किस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक एम्प्लॉय की डिटेल है मैंने टेबल में शो करवानी है। अब क्लाइंट साइड से जब वो उसकी सर्विस से कोई रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर साइड पे तो वो सर्वर साइड पे जब उसके एंड पॉइंट मैच करेगा तो वो उस पर हिट भेजेगा। ये क्या चीज़ होगी, और जब वो हिट जाएगी तो वो किस तरह हमने क्यूरी बनाई हुई है या किस तरह हमने एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके हमने एक लिंक क्यूरी का यूज़ किया है वो हम जानते हैं कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं। तो हमने एक लिस्ट गेट कर ली उस डेटाबेस से, एक लिस्ट गेट कर ली। अब उस लिस्ट की जो गेट की हुई है उसको हमने रिटर्न में रिस्पॉन्स हमने कैसे लिया है, हम कह देते हैं कि हम जेसन में रिस्पॉन्स गेट कर रहे हैं और वो वाला जो रिस्पॉन्स गेट किया हम उसको रिटर्न में भेज देते हैं क्लाइंट साइड पे जेसन में। अब हमें पता है कि हमने उस डाटा से हमने क्या क्या लेना है और क्या नहीं लेना वो क्लाइंट साइड पे, तो हम वो चीज़ें इसको यूज़ करते हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है मॉडल बाइंडिंग। ये सेम एज इट इज़ वही चीज़ है कि हमने किस तरह मॉडल को बाइंड किया होता है अपनी रिक्वेस्ट के बिहाफ पे। अगर कोई हम रिक्वेस्ट भेज के डाटा को मॉडल मतलब मॉडल में हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जांपल के तौर पे हमने यूज़र का टेबल बनाया, उस वो एक पूरा ऑब्जेक्ट बन गया यूज़र का। अब उस यूज़र के अंदर उस यूज़र का नेम भी होगा ID भी होगी। अब वो हम जानते हैं कि हमने किस तरह मैप करवाई है उन दोनों को बाइंड कैसे किया। अगर पीछे से ID 1 आ रही है, अब मैंने डाटा अपडेट करना है टेबल के अंदर, तो वो बाइंडिंग का ये मेथड होगा कि मैं मॉडल में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा जो मैं डाटाबेस से लेके आ रहा हूँ, तो वो इनपुट फील्ड में पॉपुलेट हो जाएगी। मैं एक विजुअलाइज करके आपको बता रहा हूँ पूरी सोच के कि एक फॉर्म है उसके अंदर यूज़र का फॉर्म है। अब मैंने यूज़र की कोई अपडेट करनी है, मैंने एडिट के बटन के ऊपर क्लिक किया, उसने सारी वैल्यूज़ पॉपुलेट कर दी फील्ड्स के अंदर।
अब मैंने कोई एक फील्ड में डाटा अपडेट किया और दोबारा सबमिट कर दिया। अब उसको जब मैंने उसको अपडेट किया तो वो जो बाइंडिंग हुई थी ना, उसने वही चीज़ दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करनी है और उस ऑब्जेक्ट को दोबारा डीबी में भेज देना। सही है। तो ये होती है हमारी मॉडल बाइंडिंग, कि हम किस तरह मॉडल को गेट कर रहे हैं और उसमें कोई अपडेशन कर रहे हैं, इंसर्शन करवा रहे हैं किसी भी टेबल के अंदर, तो वो फील्ड्स के साथ, इनपुट फील्ड के साथ बाइंड करता है। फिर उसके बाद वैलिडेशन आ जाती है एपीआईज़ की, कि हमने कैसे इनपुट्स वैल्यूज़ जो होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल डाटा रिसीव कर रहे हैं, ये जो मैंने भी आपको एडिट करने की वो बताई है सारी स्टोरी, कि हम एडिट करते हैं, जो डाटा पॉपुलेट होता है फील्ड में, उसमें हम कोई अपडेट कर देते हैं, तो वो उस चीज़ को अपडेट करता है। लेकिन हम इसमें ना वो डाटा एनोटेशंस यूज़ करते हैं। अगर कोई एपीआई है, उसके मॉडल के साथ बाइंड करवा रहे हैं, तो उसमें डाटा एनोटेशन को हम यूज़ करके उस पर वैलिडेशंस लगा सकते हैं, कि जैसे कोई एक फील्ड है, उसमें उसमें मैंने कोई चीज़ नहीं फिल की, तो और मैंने डाटा एनोटेशन के थ्रू रिक्वायर्ड, उस फील्ड को मैंने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगाया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली एरर वो थ्रू कर देगा कि आपने ये फील्ड एक्स वाई जी फील्ड आपने फिल नहीं की, तो इसलिए आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। तो ये इस तरह इसको हैंडल करते हैं। फिर इसमें एरर हैंडलिंग होती है, कि आपने एरर को किस तरह हैंडल करना है। आप रिटर्न में आप बता देते हो, ट्राई कैच भी लगा देते हो, और उस ट्राई कैच के अलावा आप एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इसमें करते हो, कि वो आपको इन रिटर्न बता दे कि एक आपने ये चीज़ गेट करना चाह रहे थे, तो इसके अगेंस्ट ये चीज़ थी जो कि आपके डेटाबेस में नहीं जा रही, तो उसको हैंडल किस तरह करते हैं, वो भी ये चीज़ होती है। अब आ जाती है डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। ये दोनों एपीआईज और उसका मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों के टॉपिक्स में, लेकिन आपको दोनों का ही पता होना चाहिए क्योंकि थोड़ी थोड़ी निटी-ग्रिटीज़ हैं इसमें। अच्छा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये आप सपोर्ट करते हो, जो ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम एप्लीकेशन की सर्विसेज और डिपेंडेंसीज को हैंडल करते हैं। किस तरह करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमने कॉन्फ़िगर की हुई है सर्विस कोई, कि उसमें लॉगिंग है, डेटाबेस एक्सेस है, तो हम उसमें वो चीज़ें डिफ़ाइन कर देते हैं कि हाँ, ये एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, मतलब एक हमने सिर्फ सर्विसेज के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, एक हमने सिर्फ डेटाबेस हैंडल करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब मोर देन वन प्रोजेक्ट बना के हम उसको स्ट्रक्चर कर देते हैं। तो उसके अंदर एक दूसरे के साथ रेफरेंसेस ऐड करके उनको मॉड्यूलर वाइज हम वो चलाते हैं, और उसमें टेस्टेबल चीज़ों को टेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, और मेंटेन करना भी। फिर उसके बाद आ जाता है डेटाबेस इंटीग्रेशन विद एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। अब एंटिटी फ्रेमवर्क कोड क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बेसिक सी नॉलेज मैं दे दूं कि जब हमने कोई एपीआई हम कोर में बना रहे होते हैं ना, तो हम उसमें ना क्यूरीज को करते हैं कि हमने कोई डाटा भेजना है, डेटाबेस में स्टोर करवाना है, या फिर हमने कोई रिट्रीवर, हमने कोई मेथड लिखा हुआ है कि जिससे हमने गेट करना है डाटा डेटाबेस से, तो हम उसके थ्रू ना एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू भी हम कर सकते हैं, कि हम एक डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास बना देते हैं जिसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारा डेटाबेस ये है और हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग ये होनी चाहिए, तो ही वो हिट भेजे, वो चेक कर ले उसको उस प्रेजेंट टाइम में। और फिर हम उसके अंदर हम टोटल ओवरऑल डेटाबेस का एक्सेस दे देते हैं कि उसको कैसे मैनेज करें। फिर उसके बाद टेस्टिंग द एपीआई विद पोस्टमैन। पोस्टमैन एक टूल है, जो बहुत मशहूर टूल है, जो डेवलपर्स हैं एपीआईज बनाते हैं या एपीआईज टेस्ट करने के लिए ना, वो इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पोस्टमैन को यूज़ करते हुए, कि हम किस तरह कोई भी एपीआई लिख के उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं एंड पॉइंट बता के। तो पोस्टमैन बहुत पॉपुलर टूल है, जो जिसमें हम एपीआई टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम बता देते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट क्या है, कि अगर हम कोई गेट टाइप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो वो उस एपीआई को जाके चेक करता है और उसके रिस्पॉन्स में बता देता है कि हमारे पास एक जेसन में अगर कोई रिजल्ट आ रहा है, तो वो उसको नीचे शो करवा देता है। अगर गलत होगा तो वो हमें ये भी बता देता है कि हाँ, ये एपीआई की एरर ये आ रहा है और आपके सर्वर एरर ये इसके पीछे होगा, तो वो एक एक चीज़ नेटिविटीज भी बताता है इसके अंदर, इसको यूज़ करते हैं। अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सिक्योरिटी
सिक्योरिंग द API विद JWT टोकन, मतलब ऑथेंटिकेशन। अब JWT हमारे पास टोकन होते हैं जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेट करते हैं चीज़ों को। अब ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, मतलब कि अगर कोई एक यूज़र है, हमने उसको क्रेडेंशियल दिए हुए हैं लॉगिन के लिए कि वो लॉगिन करे, और उस लॉगिन के बटन के ऊपर वो उस चीज़ को जाके चेक कर ले कि ये यूज़र हमारे पास अवेलेबल है डेटाबेस में कि नहीं। जो वो क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहा है, वो उसको नहीं पता कि वो यूज़र कौन है, लेकिन वो उसको कैसे चेक करेगा, उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं, पासवर्ड और उसका यूज़र नेम होगा या ईमेल होगी, तो वो उन चीज़ों को जाके चेक करता है रन टाइम के ऊपर, और उसी टाइम के नैनो सेकंड के बीच में जाके वो बता देता है कि हाँ ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, और वो उसके रिटर्न में एक जेसन वेब टोकन इसे कहते हैं, JWT टोकन को, मतलब जेसन वेब टोकन, मतलब वो उसको एक टोकन रिटर्न में भेज देता है, और वो उस टोकन को चेक कर लेता है API के थ्रू कि हाँ ये यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और ये क्यों ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात ये आती है हमारे पास, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से JWT टोकन बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, जो कि मैनेज करती है हमारी ऑथेंटिकेशन को दोनों साइड्स पे, कि वो अगर आप रिट्रीवल ले रहे हैं कोई डाटा का, जैसे हम यूज़र की बात कर रहे थे, तो वो उसने उसी टाइम पीरियड के बीच में ना उसने डाटाबेस से भी जाके चेक करना है, और के एक हम इसमें टेबल बना देते हैं अलग से, जब वो लॉगिन करके आए कि एक यूज़र है, अगर उसने पहले लॉगिन किया तो उसका टोकन एक बना पड़ा होगा। ये इनक्रिप्टेड टोकन होता है, इसको हम मतलब समझ नहीं सकते ऐसे ही, मतलब उन्होंने काफ़ी इनक्रिप्शन यूज़ की होती है JWT टोकन जब बना रहे होते हैं। तो जब वो टोकन बनता है और हम उसको DB में सेव करवा देते हैं, और जब वो दूसरी बारी मतलब बाद में लॉगआउट हो जाता है, अगर तो हमारा ये सिनेरियो कि एग्जिस्टिंग टोकन को वो जाके चेक करे कि फॉर एग्जांपल एक टोकन हमने पहले हमारे क्रेडेंशियल्स जब हमने पहली दफ़ा हमने यूज़ किए, तो उसके बाद जब हम उसके बाद बाहर चले गए, मतलब लॉग आउट करके, तो उसके बाद जब हम दोबारा जाके चेक कर रहे हैं तो उसने दो चीज़ें चेक कर ली कि ये यूज़र है, ये एग्जिस्ट करता है, और ये ही यूज़र जिसका टोकन XYZ पड़ा हुआ है, वो भी जाके चेक करता है कि हाँ ये टोकन अवेलेबल है। अगर तो ये टोकन एक्सपायरी हमने रखी हुई है उसकी, तो वो हर उसकी इंसर्शन के ऊपर एक न्यू टोकन जनरेट करेगा और उसको DB में सेव करा के उसको ऑथेंटिकेट करेगा उस यूज़र को। तो ये चीज़ें होती हैं रेस्ट API को लेके, और ये बहुत बहुत मज़े की चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती है। आप APIs को यूज़ करते हुए आप वेब के ऊपर भी काम कर सकते हो। वही APIs आप मोबाइल डेवलपमेंट के लिए अगर आप बना रहे हो, सेम एज इट इज़ वही एप्लीकेशन, तो आप दोनों जगह पे सेम APIs यूज़ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको रेस्ट APIs की डेवलपमेंट क्या होती है, या रेस्ट API क्या होती है, उसके बारे में आपको मैंने डिफ़ाइन किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कि हम इसको यूज़ करके हम क्या-क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम आगे इस सीरीज़ को लेके चलते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और जब कोई इसके रिलेटेड मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊँगा तो उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह हमने इस चीज़ को अचीव किया। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.